बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पार्ट 2। जिन दिनों सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह गयासुद्दीन घोरी के खिलाफ हरकत में आने के लिए अपनी तैयारियों को अपने आरूज पर ले आया था, उन्हीं दिनों उसके लिए एक और मुसीबत उठ खड़ी हुई, और वो ये कि खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान के कुछ कासिद और नुमाइंदे उसकी खिदमत में हाजिर हुए और उसे खिराज की एक भारी रकम तलब की, जो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप के वक्त से वाजिबुल अदा थी। दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का बाप तैकिश काफ़ी अरसे से खिता के तुर्कों का बाजगुजार था और वो हर साल 30,000 दिनार गौर खान को अदा करता था। खिराज की अदायगी यकीनन एक खुददार हुक्मरान की शान के मुनाफी थी, लेकिन यह उसकी निहायत उम्दा सियासी चाल थी, जिससे वो बवक्ते ज़रूरत अपना मतलब निकाल लिया करता था। चुनाचे जब कभी भी वो महसूस करता कि किसी दुश्मन के मुकाबले में उसका पहलू दब रहा है, तो वो फौरन खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान से इमदाद का तालिब होता था। उस खिराज की अदायगी की इब्तदा की एक वजह भी थी, वो ये कि बल्ख शहर पर भी कभी खिता के गैर मुस्लिमों का तसल्लुत था, वहाँ उनका हाकिम मुकर्रर था। अचानक गौर खान का वो हाकिम इंतकाल कर गया, जिसके नतीजे में बामियान शहर के हाकिम बहाउद्दीन साम बिन मोहम्मद ने फ़ायदा उठाया। बल्ख पर वो हमलावर हुआ, उस पर कब्जा कर लिया और बल्ख शहर में उसने सुल्तान गयासुद्दीन घोरी के नाम का खुतबा जारी कर दिया। उन्हीं दिनों सुल्तान गयासुद्दीन घोरी कुछ इख्तलाफात की वजह से जो खलीफा बगदाद के पैदा करदा थे ख्वारज़म शाह यानी तैकिश के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हो गया था। इसलिए तैकिश ने गयासुद्दीन घोरी के खिलाफ खिता के तुर्कों के बादशाह गौर खान से मदद तलब की और साथ ये शर्त रखी कि अगर गौर खान गयासुद्दीन घोरी के खिलाफ उसकी मदद करे तो वो बाकायदगी के साथ खिराज की एक माकूल रकम देता रहेगा। गौर खान तैकिश के हक में खड़ा हुआ। गयासुद्दीन घोरी से टकराने और बल्ख पर दोबारा कब्जा करने के लिए गौर खान ने जंगजू तुर्कों का एक लश्कर भिजवाया और मौसम सरमा में गौर खान का एक सालार लश्कर लेकर दरियाए आमू को पार करके बल्ख के करीब पहुंचा। गौर खान का लश्कर दोबारा बल्ख पर कब्जा करना चाहता था। दूसरी तरफ गयासुद्दीन घोरी भी बड़ा चौकन्ना था। उसे जब पता चला कि गौर खान का लश्कर बल्ख के करीब आ गया है, तब वो उन गैर मुस्लिम तुर्कों के खिलाफ हरकत में आया। अचानक रात के वक्त गयासुद्दीन ने उन पर हमला किया और उन्हें बदतरीन शिकस्त दी और गौर खान का लश्कर शिकस्त उठाकर भाग गया। दूसरी सुबह जब उन गैर मुस्लिम वहशी तुर्कों को खबर हुई कि रात की तारीकी में उन पर हमलावर होने वाला अकेला गयासुद्दीन घोरी था और उसका भाई शहाबुद्दीन घोरी उसके साथ नहीं आया, वो अभी हिंदुस्तान में मसरूफ अमल है, तो उन्होंने एक बार फिर गयासुद्दीन घोरी से किस्मत आजमाई का इरादा किया। गयासुद्दीन से टकराए, लेकिन गयासुद्दीन चौकन्ना था। एक बार फिर दोनों के दरमियान होलनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में गयासुद्दीन घोरी ने फिर गौर खान के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और भाग जाने पर मजबूर कर दिया। गौर खान के बचे कुचे लश्करी जब अपने मरकजी शहर में पहुंचे तो पता चला कि गयासुद्दीन घोरी के साथ टकराव में उनके लगभग 12,000 लश्करी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। उस इंकशाफ पर गौर खान बड़ा बरहम और गजबनाक हुआ। चुनाचे उसने कुछ कासिद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप तैकिश की तरफ रवाना किए और उसे लिख भेजा, ये मुहिम तुम्हारी दरख्वास्त पर और तुम्हारी इमदाद के लिए रवाना की गई थी और तुमने गयासुद्दीन घोरी के साथ टकराव के दौरान हमारे लश्कर की चूंकि कोई मदद नहीं की, लिहाजा हमारे लश्कर की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम हमारे लश्कर का साथ देते तो हमारे लश्कर को गयासुद्दीन के मुकाबले में शिकस्त ना होती। उसने अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप को यह भी लिखा, चूंकि ये मुहिम तुम्हारे कहने पर शुरू की गई थी और तुमने हमारी कोई मदद नहीं की, जिससे हमें जबरदस्त जानी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए मरने वाले हर लश्करी के लिए 10,000 रुपए के हिसाब से अदायगी करो और साथ ही खिराज की जो रकम तय हुई थी वो भी अदा करो। गौर खान की उस धमकी के जवाब में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप ने उसे लिखा कि इस शिकस्त का जिम्मेदार मैं नहीं, गौर खान का कमानदार है, जो गौरियों का मुकाबला ना कर सका और ऐसा बुज़दिल निकला कि बेतदबीरी से सब कुछ गंवा बैठा। लेकिन गौर खान ने अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप की किसी भी तोजी पर कोई तवज्जो ना दी और खिराज की रकम उसने बहाल रखी। जब तक तैकिश जिंदा रहा 30,000 सालाना के हिसाब से वो गौर खान को खिराज अदा करता रहा, लेकिन गौर खान ने अपने 12,000 मरने वाले लश्करियों के लिए फीकस जो 10,000 की रकम का मुतालबा किया था, उसके लिए तैकिश हमेशा टाल मटोल करके मामले को उलझा दिया करता था। अब गौर खान ने यह समझा कि तैकिश तो मर चुका है, उसका बेटा अलाउद्दीन हुकूमत और हुक्मरानी के सिलसिले में ना तजर्बाकार है, लिहाजा उसे खिराज की सालाना रकम के साथ साथ
उसके बाप के दौर के जो वाजिबात हैं वो भी वसूल किए जाएं, और उसी वसूली के लिए उसने अपने सफीर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ रवाना किए थे। खिराज की अदायगी का मुतालबा करने वाले जो सफीर गौर खान की तरफ से आए थे, उनकी आमद पर अलाउद्दीन अजीब से शशोपंज और फिक्रमंदी में पड़ गया था, इसलिए कि वो तो अपनी ममलुकत की ज्यादा आमदनी अपने लश्कर के इस्तेहकाम और सामान हरबो जर मुहैया करने में लगा हुआ था। लिहाजा उसने गौर खान के वफद को यह कहकर टाल दिया कि वो नया नया हुक्मरान बना है और ये कि गोरियों ने चारों तरफ से उस पर हमले शुरू कर दिए हैं। इस बिना पर वो अभी गोरियों के साथ उलझा हुआ है। जरा उसे यहाँ से फुर्सत मिले तो फिर वो खिराज की अदायगी का कोई एहतमाम कर पाएगा। इस तरह कुछ न कुछ हीला बहाना करके अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने गौर खान के सफीरों को वापस कर दिया। उन सफीरों के वापस जाने के चंद ही दिन बाद एक रद्द अमल जाहिर होना शुरू हुआ, और वो ये कि गौर खान के मुसल्ला लश्करी गिरोह दर गिरोह दरियाए आमू को पार करके मुसलमानों के इलाकों में वारिद होते और चारों तरफ हमलावर होकर तबाही और बर्बादी का खेल खेलते और लूट मार करते हुए वापस चले जाते थे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह एक रोज गौर खान के उन्हीं लश्करियों की तबाही और बर्बादी से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा था कि कसर के जिस कमरे में वो बैठा हुआ था उसके दरवाजे पर उसका चौबदार नमूदार हुआ, झुककर सुल्तान को ताजीम दी, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, दरियाए आमू के किनारे के जिन इलाकों पर गौर खान के लश्करी हमलावर होते रहे हैं, वहां से एक बूढ़ा शख्स नालिश लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। मैंने उसे बाहर रोका है, लेकिन वो आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए बड़ा बेताब और बेचैन है। अपने चौबदार के उन अल्फाज पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह कुछ उदास और अफसुर्दा हो गया था। फिर चौबदार को मुखातिब करके कहने लगा, आने वाले उस शख्स को रोको नहीं, उसे अंदर लेकर आओ। चौबदार पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद वो ढली हुई उम्र के एक बूढ़े को लेकर आया। बूढ़ा इस हालत में था कि उसने अपना अमामा अपने सर से उतार कर गले में लटका रखा था। दाढ़ी और सर के बाल गर्द आलूद थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सुल्तान के करीब आकर वो रुका, फिर ताजीम दिए बगैर सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं उन इलाकों से आया हूं जहां गौर खान के लश्करी हमलावर होकर तबाही और बर्बादी का खेल खेलते रहते हैं। सुल्तान मोहतरम, हमारे इलाकों में गौर खान के लश्करियों ने लम्हा बा लम्हा फैलती कयामत का समा बर्पा किया। तूफानी कोहराम की तरह हमलावर होते हुए कदम कदम पर जहन्नम खड़े किए। यहां तक कहने के बाद वो बूढ़ा रुका। उसकी आवाज रो देने वाली हो रही थी। कुछ देर अपने आप को संभालता रहा, फिर खोलती हुई आवाज में बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, गौर खान के हमलावर लश्करियों के सामने जमाने की अदू आंख ने देखा कि मुसलमान औरतें बराहना पा और खुले सर इधर उधर भागती हुई असर इंसानी के पासबानों और तारीख के वारिस अपने पासबानों को पुकारती थी। पर हाय हैफ, बिसाते कायनात के जर्रों पर कोई भी उनकी मदद के लिए अनल बहर कहकर ना उठा। कोई भी आहनो फौलाद बनकर उनकी मदद को ना लपका। गौर खान के लश्करी तबाही बर्बादी का रक्स करते रहे। वो मशके खूनख्वारी रवा रखे हुए थे। जिधर से गुजरते लाशों के गुलिस्तान खड़े करते जाते थे। बेहिसी की सर्द लाशों का चारों तरफ समा बर्पा करके रख दिया था। पर हमारी बदकिस्मती, बाजारे महरो वफा से कोई भी अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करता हुआ मुजाहिद ना उठा कि मिल्लत के फड़फड़ाते अलम को सहारा देकर नस्ब ही करता। यहां तक कहते कहते उस बूढ़े की आवाज हल्क में डूब गई थी। आंखों में नमी उतर आई थी। अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए वो फिर कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से मौत की तपिश और अजियतों के सिलसिलों में माओं को सूखे पत्तों से टपकती आवारा उदासियों की तरह भागते देखा। बेचैन भटकती ख्वाहिशों की तरह बेटियों को अपने आंचलों, अपनी इस्मतों की हिफाजत की जिद्दोजहद करते देखा। मैंने उन जख्मी बच्चों को भी देखा जो अपने खून से जमीन को रंगीन कर रहे थे। सुल्तान मोहतरम, मैंने गुमसुम कर्ब में डूबे उन बूढ़ों को भी देखा जो अपने तन की जंबील उठाए पनाहगाहों की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। यहां तक कहने के बाद वो बूढ़ा सिसक पड़ा, रो दिया था। कुछ देर तक ऐसा ही समा रहा। कसर के उस कमरे में खा जाने वाली खामोशी तारी थी। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह होंठ काट रहा था और उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उसका जिस्म गुस्से और गजबनाकी में कपकपा रहा था। यहां तक कि बूढ़े की कपकपाती आवाज फिर कसर के उस कमरे में गूंजी थी। आजानों की गूंजती आवाजें कहीं से सुनाई न देती थी कि मस्जिदें खंडर कर दी गई, मकतब वीरानों में तब्दील कर दिए गए। बूढ़ा बेचारा अपने दुख और गम के बायस फिर खामोश हो गया। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन की हालत भी बड़ी तेजी से तब्दील हो रही थी। लगता था उसकी रूह के यखबस्ता गोशों में बर्फ के कोंदे खोल उठे हों। आंखों में उतरते आंसुओं के पसे मंजर में जर्द बगोलों की स्याह योरिश
और चेहरे पर वारफ्तगी से भटकती बराहना आग नुमाया तौर पर देखी जा सकती थी। कुछ देर तक कसर के उस कमरे में फिर काट खाने वाली खामोशी तारी रही। उसके बाद बूढ़े की आवाज इस बार पहले की निस्बत ज्यादा शिद्दत, ज्यादा हिद्दत और करबनाकी में बुलंद हुई। कहाँ गए फरेब की यलगार के खिलाफ कहरमानियत की ताबदारी की तरह उठते मुजाहिद? कहाँ गए इंसानियत कुछ निजाम से दस्तों गिरेबान होने वाले, तूफानों से लड़ने और बिजलियों से खेलने वाले हमारे पासबान? कहाँ गए लहू में शोले भड़काकर दिल के कवाड़ों पर मौत की दस्तक देने वाले हमारे निगहदार? बूढ़ा यहां तक कहने के बाद फिर खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे जो उसकी दाढ़ी से होते हुए फर्श पर गिरने लगे थे। उसकी हालत कसर में बैठे हर फर्द के अलावा सुल्तान अलाउद्दीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उस मौके पर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने किसी रद्द अमल का इजहार करते हुए कुछ कहना चाहा था कि बूढ़ा एक बार फिर बोल उठा, मैं बदकिस्मत हूं कि मैंने दुख के खूनी साए फैलाते दुश्मनों के सामने माओं, बेटों और बच्चों को बेखानुमा तुजूर की तरह बूंद बूंद पानी को तरसते देखा। मैं बदबख्त था कि मैंने तबाही के थपेड़ों के सामने गुलाब चेहरों वाली अपनी बेटियों को अपनी इज्जत, अपनी इस्मत बचाने की खातिर घरों की छतों से कूदता देखा। आह मेरी बदकिस्मती कि मैं दस्ते पुराशोभ की दुज़दीदा मुसाफतों को तय करता हुआ यहां पहुंच गया। काश मैं पत्थर हो गया होता, खंडर मस्जिदें, वीरान मकतब ना देखता, उजड़े घरों, वीरान झरूकों को ना देखता। है कोई अल्लाह का बंदा जो रऊफ और रहीम को मदद के लिए पुकारता हुआ लोहो कलम का नुमाइंदा, मौलाए सिदरा, मकामो इमामे अनामो हबीबे खुदा, रसूल अरबी की शराफत और नजाबत का नुमाइंदा बनकर उठे और दुश्मन से अपनी कौम की तबाही और अपनी मिल्लत की ताराजी का इंतकाम ले? यहां तक कहने के बाद वह बूढ़ा खामोश हो गया था। उसकी गर्दन झुक गई थी। तवातुर के साथ निकलते हुए आंसू उसकी दाढ़ी से फिसलते हुए फर्श पर गिरने लगे थे। यहां तक कि गले में लटकते अपने अमामे से उसने अपनी आंखों और अपनी दाढ़ी को साफ किया। फिर इंतहाई बेबसी में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ देखने लगा था। उस मौके पर सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, शाह नशीन से नीचे उतरा। वह उस बूढ़े के पास आया, पहले उसे गले लगाकर ढारस दी। सुल्तान ने अपने सर पर बंधा हुआ अपना अमामा उतार लिया, उससे उस बूढ़े का सर, उसकी दाढ़ी साफ की। फिर इंतहाई शफकत और मोहब्बत से उससे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, गौर खान के लश्करियों ने जो हमारे इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला है, उसकी दास्तान मेरे पास पहुंच चुकी है। तुम्हारी आमद से पहले मैं अपने सालारों के साथ उसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। तुमने अच्छा किया यहां आकर इस भरे कसर में सबके सामने मुझे मेरे इलाकों और मेरे लोगों की अलमनाकी की दास्तान सुनाई। मुतमईन रहो, गौर खान अगर ये ख्याल करता है कि वो हमारी निस्बत ज्यादा ताकत और कुव्वत रखता है और मनमानियां करता रहेगा तो ये उसकी भूल, उसकी खुद फरेबी है। अगर वो हमें बेबसी और बेचारगी के खोल में बंद करके अपनी मनमानी शराइत मनवाना चाहता है तो ये उसके जहन का धोखा और फरेब है, और खुदावंद ने चाहा तो अनकरीब हम उसे इस शराबनुमा फरेब से निकालेंगे। मेरे अजीज, मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि अगर आज हम गौर खान को उसकी ताकत और कुव्वत के सामने घुटने टेकते हुए खिराज अदा करते हैं तो मैं इस गौर खान पर ऐसी जरब लगाऊंगा कि इसे खिराज देने की बजाय इससे खिराज वसूल करूंगा। रही बात उन इलाकों की जहां इन्होंने तबाही और बर्बादी का खेल खेला है, तो वहां जिस कदर लोगों का नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की न सिर्फ तलाफी की जाएगी बल्कि आने वाले दिनों में वो सारे इलाके जिन पर गौर खान के लश्करी दरियाए आमू को पार करके हमलावर होते हैं, उनकी हिफाजत और उनकी पासबानी का भी खूब एहतमाम किया जाएगा। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने चौबदार को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो उस बूढ़े को ले जाए और उसके आरामो कयाम का एहतमाम करे। इस पर वो चौबदार हरकत में आया और उस बूढ़े को अपने साथ ले गया था। उस बूढ़े के जाने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह शाह नशीन पर चढ़ा, अपनी नशिस्त पर बैठा। कुछ देर बड़े गौर से वो अपने सामने एक नशिस्त पर बैठे शहाबुद्दीन मसूद की तरफ देखता रहा। फिर वो उसे मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने मसूद, मैं तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे एहसन तरीके से अदा करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सफीर बनकर गौर खान के मरकजी शहर जाओ और उससे कहो कि उसके लश्करियों ने जो दरियाए आमू को पार करके हमारे इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला है, वहां जिस कदर नुकसान हुए हैं उनकी तलाफी करे। इस सिलसिले में अगर तुम अपने किसी साथी को साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करने की इजाजत है। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के उन अल्फाज के साथ ही शहाबुद्दीन मसूद अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, यह इंतहाई जिम्मेदारी का काम है। मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता।
हो सकता है जब मैं आपकी नुमाइंदगी करते हुए आपका पैगाम गौर खान को पहुंचाऊं तो वो बरहमी और नाराजगी का इजहार करे, मेरे खिलाफ किसी तरह से हरकत में आने की कोशिश करे। ऐसी सूरत में अगर मैं किसी को अपने साथ लेकर गया तो मेरे लिए दुश्वारियां उठ खड़ी होंगी। अगर गौर खान ने मेरे खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो मैं अकेला किसी न किसी तरह बच निकलने में तो कामयाब हो सकता हूं। अगर मेरे साथ कोई गया तो मैं उसकी हिफाजत करते हुए खुद भी जान से हाथ धो बैठूंगा और वो भी जिंदा ना रहेगा। इस बिना पर मैं चाहूंगा कि मैं अकेला गौर खान के पास जाऊं और उससे अपने नुकसानात की तलाफी का मुतालबा करूं। शहाबुद्दीन मसूद की उस गुफ्तगू से सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह खुश हो गया था। फिर उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि शहाबुद्दीन मसूद को गौर खान के मरकजी शहर की तरफ जाने के लिए जरूरत की हर शय और आसाइश मुहैया की जाए। उसके साथ ही सुल्तान ने वो इजलास खत्म कर दिया था। खिता के गैर मुस्लिम तुर्कों का बादशाह गौर खान एक रोज अपने मरकजी शहर अखलात में अपने कसर के एक कमरे में अपने चंद अमायदीन सल्तनत के साथ एक मुगन्निया का नगमा बड़ी तवज्जो और इन्हेमाक से सुन रहा था कि कसर के उस कमरे के सामने उसका हाजिब नमूदार हुआ। गौर खान को उसने जमीन की तरफ खूब झुकते हुए ताजीम दी, फिर बोल उठा, मालिक, नए ख्वारज़म शाह अलाउद्दीन का एक सफीर आया है, आपकी खिदमत में हाजिर होकर कुछ कहना चाहता है। अब उसके सिलसिले में जो हुक्म आप दें उस पर अमल किया जाए। अपने हाजिब के उन अल्फाज पर गौर खान ने मुगन्निया को इनाम देकर फारिग कर दिया। फिर अपने हाजिब को मुखातिब करके कहने लगा, पहले सारे उमराए सल्तनत, सालारों और सरकर्दा लोगों का इजलास तलब कर लो। उसके बाद तुम अलाउद्दीन के आने वाले सफीर के पास बैठो। जब मैं बुलाऊं फिर उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं जानता हूं वो दो अमूर पर गुफ्तगू करेगा, अव्वल खिराज से मुतालिक और दोइम जो हमारे लश्कर ने दरियाए आमू को अबूर करके ख्वारज़म शाह के इलाकों में तबाही मचाई है उस पर भी गुफ्तगू होगी। और मैं चाहता हूं कि यह गुफ्तगू हमारे सारे अमायदीन के सामने हो। यह हुक्म पाकर हाजिब पीछे हटा। थोड़े ही फासले पर शहाबुद्दीन मसूद खड़ा था। वो अपने उसी जंगी लिबास में था जो सुल्तान ख्वारज़म शाह ने उसे मुहैया किया था। हाजिब पीछे हटने के बाद शहाबुद्दीन के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम मेरे साथ आओ। शहाबुद्दीन चुपचाप उसके साथ हो लिया। साथ वाले कमरे में शहाबुद्दीन को बिठाने के बाद हाजिब कहने लगा, मैं थोड़ी देर तक हाजिर होता हूं, अपने बादशाह का एक जरूरी हुक्म सब तक पहुंचाऊं। उसके साथ ही हाजिब बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा, शहाबुद्दीन मसूद के पास बैठ गया। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, हमारे बादशाह ने अपने सारे सरकर्दा लोगों का इजलास तलब कर लिया है और अब वो लोग उसके दरबार में जमा होना शुरू हो चुके हैं। जब तक हमारा बादशाह मेरे लिए हुक्म जारी नहीं करता कि मैं तुम्हें उसके सामने पेश करूं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम मुझे इन ख्वारज़म शाहियों से मुतालिक कोई तफसील बताओ कि इन इलाकों के ये कैसे हाकिम बन गए और कैसे इन्होंने इतनी ताकत और कुव्वत पकड़ ली। हाजिब के उस सवाल पर शहाबुद्दीन ने गौर से उसकी तरफ देखा और फिर कहने लगा, मेरे अजीज, ताकत और कुव्वत देने वाला तो मेरा अल्लाह है। बहरहाल तूने चूंकि ख्वारज़म शाह से मुतालिक तफसील चाही है तो मैं तुम्हें बताता हूं। सुनो, आलम इस्लाम के अजीम और बाजबरूत सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के दरबार में बल्कातगीन नाम का एक बड़ा बाअसर सरदार हुआ करता था। उसने गर्जिस्तान यानी जॉर्जिया के एक तुर्क गुलाम जिसका नाम अनोश्तगीन था खरीदा। यह अनोश्तगीन अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से चंद ही हफ्तों में लोगों के अंदर हद दर्जे मकबूल हो गया। चुनाचे सुल्तान की तरफ से उसे तशदारी की खिदमत तफवीज हुई। चूंकि उस जमाने में ख्वारज़म का सूबा शाही तशदारी की जागीर शुमार होता था, इसलिए अनोश्तगीन को ख्वारज़म शाह कहने लगे। उस इज्जत अफजाई से पहले अनोश्तगीन सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के लश्कर में मुकद्दम के ओहदे पर भी फाइज रहा था और उसके बाद वो 1000 लश्करियों की कमानदारी भी किया करता था। अनोश्तगीन के तशदार बनने या दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि उसके ख्वारज़म शाह बनने से पहले उस सूबे का नज़्म नस्क एक शख्स अकिंची बिन कोचकार के सपुर था। जब वो कुछ गद्दारों के हाथों मर्व के मकाम पर कत्ल हो गया तो सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के बेटे बरक्यारोक को उस अफसोसनाक हादसे का इल्म हुआ तो उसने खुरासान के अपने हाकिम दाद बेग हबशी को लिखा कि उस फितने का फौरी इंसदाद किया जाए और सूबे की हुकूमत किसी मौजू आदमी के सपुर्द की जाए। उस वक्त तक दस्तूर अमल ये चला आ रहा था कि ख्वारज़म शाह यानी शाही तशदार खुद तो दरबार में मौजूद रहता था, लेकिन कोई दूसरा मनसबदार बतौर नायब ख्वारज़म जाकर हुकूमत की जिम्मेदारी संभाला करता था। जब बल्कातगीन ने वफात पाई तो मलिक शाह सल्जोकी ने तशदारी का मनसब चूंकि अनोश्तगीन के सपुर्द कर दिया था, लिहाजा अकिंजी बिन कोचकार के गद्दारों के हाथों मारे जाने के बाद दाद बेग हबशी ने सुल्तान बरक्यारोक के हुक्म के मुताबिक उसी अनोश्तगीन के बेटे कुतुबुद्दीन को हिदायत की कि वो फौरन मौके पर जाकर ख्वारज़म की हुकूमत का कारोबार संभाल ले। कुतुबुद्दीन बिन अनोश्तगीन एक साले सलीमुल फितरत नौजवान था, लिहाजा ख्वारज़म पहुंचकर उसने हालात का जायजा लिया। वहां जो मुफसिद थे उन्हें सख्त सजाएं दी।
और सारे सूबे में उसने बहुत जल्द अमनो अमान बहाल कर दिया। एक मौके पर उस कुतुबुद्दीन बिन अनोश्तगीन को ख्वारज़म से बाहर जाने की जरूरत पेश आई तो मरने वाले एकिंची बिन कोचकार के बेटे तुगरल तगीन इकंची को अपने कायम मकाम मुकर्रर कर दिया और हिदायत की कि वो उसकी गैर मौजूदगी में हालात पर कड़ी निगाह रखे ताकि फितना परदाजों को शरारत करने का मौका न मिल सके। लेकिन ये तुगरल तगीन खुद को अपने मरने वाले बाप का जायज वारिस समझता था, इसलिए उसने उस मौके से फायदा उठाने की ठान ली और अपने कुछ साथियों के जरिए हमसाया रियासतों के तुर्क सरदारों को इशारा किया कि वो हमलावर होकर ख्वारज़म पर कब्जा कर लें। कुतुबुद्दीन बिन अनोश्तगीन हरचंद अपने सदर मकाम ख्वारज़म से दूर था, लेकिन उसके बही ख्वाह हालात की रफ्तार से गाफिल न थे और पर्चा नवीसों के जरिए पल पल की इतलात उसे फराहम किया करते थे। उसे तुगरल तगीन की उस गद्दारी की खबर हुई तो वो आंधी और बगोले की तरह पलटा और कबल इसके के ख्वारज़म में कुछ तो खून हो या गद्दार अपना काम पूरा कर ले, कुतुबुद्दीन ख्वारज़म पहुंच गया और हालात को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसी कुतुबुद्दीन ने पूरे 30 साल तक ख्वारज़म शाही फराइज अंजाम दिए और जब तक ये जिंदा रहा सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के बेटे सुल्तान संजर से, जो अपने भाई बरक्यारोक के बाद तख्त नशीन हुआ था, उसके ताल्लुकात निहायत खुशगवार रहे। जब कुतुबुद्दीन बिन अनोश्तगीन ने वफात पाई तो उसकी जगह उसका बेटा मुजफ्फरुद्दीन अपने बाप का जाननशीन हुआ और ख्वारज़म का बादशाह बना। मुजफ्फरुद्दीन के 2 बेटे थे, बड़े का नाम अलाउद्दीन तैकिश और छोटे का नाम सुल्तान शाह था। बाप के मरने के बाद दोनों में तख्त नशीनी के लिए एक अरसे तक कशमकश रही। उस कशमकश में अलाउद्दीन तैकिश ही कामयाब रहा। उसी अलाउद्दीन के बाद उसका बेटा कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के नाम से सुल्तान बना है और उसी ने मुझे सफ़ीर बनाकर, यहाँ तक कहते कहते शहाबुद्दीन मसूद को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उस मौके पर उसके कमरे के दरवाजे पर एक मुसल्ला जवान नमूदार हुआ और खिदा के बादशाह गौर खान के हाजिब को मुखातिब करके कहने लगा, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का जो सफ़ीर आया है उसे बादशाह ने तलब किया है। उन अल्फाज के साथ ही गौर खान का हाजिब खड़ा हुआ। शहाबुद्दीन मसूद भी खड़ा हो गया। जिस कमरे में गौर खान अपना दरबार लगाया करता था उस कमरे की तरफ जाते हुए हाजिब शहाबुद्दीन मसूद को मुखातिब करके कहने लगा, जब तुम हमारे बादशाह गौर खान के सामने जाओ तो अपने सर को जमीन की तरफ खूब झुकाते हुए उसे ताजीम देना, उसी सूरत में वो तुम्हारी बात तवज्जो से सुनेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो खफा होगा और उसकी नाराजगी तुम्हारे लिए खतरात और अंदेशों का बायस भी बन सकती है। हाजिब के उन अल्फाज का शहाबुद्दीन मसूद ने कोई जवाब न दिया, ताहम उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर बाद हाजिब शहाबुद्दीन के साथ गौर खान के दरबार में पहुंचा और गौर खान के सामने शहाबुद्दीन को खड़ा करके खुद पीछे हट गया। शहाबुद्दीन गौर खान के सामने जा खड़ा हुआ और उसे कोई ताजीम ना दी। उस वक्त शाहनशीन पर गैर मुस्लिम तुर्कों का बादशाह गौर खान बड़े तुम तराक से बैठा हुआ था। उसके दाएं जानिब उसकी बीवी दोनान थी। दोनान के बाद गौर खान का दामाद फूना बैठा हुआ था। फूना के साथ गौर खान की बड़ी बेटी और फूना की बीवी जायसी थी। जायसी के साथ उसकी छोटी बहन जोजन थी। उसी जोजन को समरकंद का हुक्मरान उस्मान खान पसंद करता था और उसके रिश्ते का ख्वाहिशमंद था। जोजन के साथ गौर खान की सबसे छोटी बेटी कैरिश बैठी हुई थी। गौर खान के दरबार का जायजा लेते हुए लम्हा भर के लिए शहाबुद्दीन की निगाहें उसकी छोटी बेटी कैरिश पर जमी थी। उसका संदली पैकर चमकते गुलाबी रेशम जैसा दिखाई दे रहा था। कैरिश पर एक निगाह डालने के बाद शहाबुद्दीन गौर खान की तरफ देखने लगा था। गौर खान के बाएं जानिब उसके लश्करों का सिपे सालारे आला तानिकू, उसके बाद उसकी छोटी बेटी कैरिश का मंगेतर बेदू खान और उसके बाद बहुत से सालार वहां बैठे हुए थे। हर कोई अपने मनसब अपने मर्तबे के मुताबिक नशिस्त संभाले हुए था। एक और कतार में गौर खान की सल्तनत के बुजुर्ग उमरा और रोसा भी बैठे हुए थे। उस मौके पर गौर खान थोड़ी देर तक बड़े गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखता रहा, फिर इंतहाई गजबनाकी में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे हाजिब ने तुम्हें दरबार में भेजते वक्त यकीनन बताया होगा कि तुर्कों के बादशाह गौर खान को किस तरह ताजीम दी जाती है। क्या तुम मेरे हाजिब के अल्फाज भूल गए हो या वैसे ही तभी तौर पर सरकश और जिंदगी से बेजार हो? उस मौके पर शहाबुद्दीन की छाती तन गई। फिर गौर खान की आंखों में आंखें डालते हुए वो कहने लगा, ऐ बादशाह, मैं ना सरकश हूं ना जिंदगी से बेजार। मैं अपने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सफीर हूं और सफारत का काम सर अंजाम देने के लिए आया हूं। तुम्हें सजदा करने हाजिर नहीं हुआ। ऐ बादशाह, हाजिब ने मुझे सजदा के अंदाज में तुम्हारे सामने जमीन की तरफ झुकने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ खुदा के अलावा किसी और चीज और शख्स के सामने सजदा करने वाला शख्स मजहब की हदूद से निकल जाता है। ताजीम की खातिर भी सजदा करना जायज नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद शहाबुद्दीन जब रुका तो बड़े कड़वे लहजे में उसे मुखातिब करते हुए गौर खान कहने लगा,
मुझे तुम्हारी मुकद्दस किताब से मुतालिक बताया गया है कि उसमें फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उसे सजदा किया था। फिर तुम लोगों को ऐसा करने से क्यों गुरेज है? गौर खान के खामोश होने पर शहाबुद्दीन फिर पहले से अंदाज में बोल उठा, ऐ बादशाह, आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस के अलावा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया था, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में किया गया था। इसलिए वो सजदा आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, खुदावंदे कुद्दूस ही के लिए था। जहां तक अल्लाह के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, तो बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो सजदा किया था वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे नहीं बल्कि खुदा के आगे उस काम के शुक्रिया के तौर पर किया गया था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत बड़ी खता को माफ कर दिया था। सोया बादशाह, मेरे दीन में चूंकि सिवाय अल्लाह के किसी को सजदा जायज नहीं है और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को सजदा करने वाला दीन से खारिज हो जाता है, लिहाजा मैंने तुम्हें सजदा नहीं किया। गौर खान कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा, फिर दोबारा उसने शहाबुद्दीन को मुखातिब किया, अच्छा, पहले वो पैगाम कहो जो तुम अपने हुक्मरान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ से लाए हो। शहाबुद्दीन ने गला साफ किया। उसके बाद वो दोबारा गौर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा था, ऐ बादशाह, चंद हफ्ते पेशतर तुम्हारे एक लश्कर ने दरियाए आमू को पार करके हमारी सरजमीनों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला था। बहुत से लोगों को कत्ल किया, वसी इलाकों के अंदर लूट मार का बाजार गर्म किया, निहत्ते लोगों को तहे तैग किया, मस्जिदों को गिराया, मकतबों को बर्बाद किया। ऐसा उन लोगों ने इसलिए किया कि वहां उनकी कोई मुजाहमत करने वाला ना था, इसलिए वो दंदनाते फिरे। अगर उस मौके पर हमारा कोई लश्कर वहां मौजूद होता तो यकीनन उन्हें ऐसा ना करने दिया जाता। अब मेरे सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने मुझे पैगाम देकर तुम्हारी तरफ रवाना किया है कि तुम्हारा जो लश्कर दरियाए आमू को पार करके हमारे इलाकों पर हमलावर हुआ और वहां जो उसने कत्लेआम किया और तबाही और बर्बादी फैलाई, उसका हर्जाना अदा किया जाए, ताकि उन इलाकों में जो लोग मुतासिर हुए हैं उनकी आबादकारी का सामान किया जाए। जो मस्जिदें और मकतब गिराए गए हैं उन्हें असर नो तामीर किया जाए। फिलहाल मैं तुम्हारे पास यही पैगाम लेकर आया हूं। शहाबुद्दीन के खामोश होने पर गुस्सीले अंदाज में उसकी तरफ घूरते हुए गौर खान कहने लगा, और तुम्हारे बादशाह ने तुम्हें उस खिराज से मुतालिक कुछ नहीं कहा जिसकी अदायगी बाकायदगी से उसका बाप किया करता था और जिसकी अदायगी अब अलाउद्दीन पर फर्ज है? ऐ बादशाह, मैं सुल्तान की तरफ से एक सफीर और उसके लश्कर का एक मामूली कारकुन हूं। मेरे सुल्तान ने जो पैगाम मुझे दिया था मैंने वो तुम तक पहुंचा दिया है। जहां तक खिराज का ताल्लुक है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। अगर खिराज की अदायगी नहीं हुई तो उस पर बातचीत की जा सकती है। दरियाए आमू को पार करके खिराज ना अदा करने की वजह से तबाही और बर्बादी का खेल नहीं खेला जा सकता। शहाबुद्दीन ने बड़े चुभते लहजे में गौर खान को मुखातिब करके कहा था। गौर खान भूखे भेड़िए की तरह भड़क उठा, बुरी तरह गुर्राया, जिस नुकसान की तुम तलाफी का जिक्र कर रहे हो, अगर हम उसकी तलाफी ना करें और एक बार फिर तुम्हारे इलाकों पर चढ़ दौड़े तो क्या तुम लोगों में ताकत और कुव्वत है कि हमारी राह रोक सको, या मेरा कोई सालार अपना लश्कर लेकर तुम्हारी सरजमीनों में दाखिल हो तो उसे बजोर निकाल सको? गौर खान के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन मसूद की आंखों में गुस्सीली सुर्खी उतर आई। अजीब से अंदाज में चंद लम्हों तक वो गौर खान की तरफ देखता रहा, फिर बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज में वो कह रहा था, ऐ बादशाह, हम में जुर्रत भी है और हिम्मत भी। अगर आइंदा आपका कोई लश्कर दरियाए आमू के उस पार गया और उसने तबाही और बर्बादी का खेल खेलने की कोशिश की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका वो लश्कर सही सलामत वापिस आपके मरकजी शहर अखलात तक ना पहुंचेगा, बशर्ते कि मैं यहां से वापिस जाने के बाद अपने मरकजी शहर पहुंच जाऊं और मुझे चंद दिन तैयारी का मौका मिल जाए। उसके बाद ए बादशाह, अगर आपका कोई लश्कर दरियाए आमू के उस पार गया तो आपको खुद ही हमारे रद्द अमल का एहसास हो जाएगा। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू के जवाब में गौर खान कुछ कहना चाहता था कि भड़कते शोले की तरह उसका सालार और उसकी हसीनो जमील बेटी कैरिश का मंगेतर बेदू खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और शहाबुद्दीन मसूद को मुखातिब करते हुए वो धाड़ती हुई आवाज में बुरी तरह गुर्राया, तुम्हारी ये मजाल के हमारे बादशाह से इस तर्ज में गुफ्तगू करो? तुम कहते हो कि बशर्ते कि तुम्हें तुम्हारे मरकजी शहर जाकर कुछ तैयारी का मौका मिल जाए, अगर तुम यहां से वापिस जिंदा सलामत जा ही ना सके तब क्या होगा? जवाब में शहाबुद्दीन ने अपना रुख फेरा, बेदू खान की तरफ देखा, फिर खोलते लहजे में उसे मुखातिब किया, ऐ नौजवान, पहले अपना नाम कह, फिर मैं तेरे इस सवाल का जवाब देता हूं। बेदू खान भड़कती हुई आग की तरह बोल उठा, मेरा नाम बेदू खान है, अपने बादशाह के सालारों में से एक हूं। शहाबुद्दीन ने उसी की तरह खोलते हुए लहजे में कहना शुरू किया, तो तुम मुझे मौत की धमकी और डरावा दे रहे हो? याद रखना, तबई जिंदगी का खत्म हो जाना ही मौत है।
मेरा दीन कहता है कि मौत के बाद ही एक नई जिंदगी का आगाज होता है, जिसमें दुख या सुख का इन्हसार दुनिया के अंदर गुजरी हुई जिंदगी पर होता है। अगर दुनिया के अंदर नेकी और रास्ती और पाकीज़गी की जिंदगी गुजरी हो तो आखिरत की जिंदगी भी पाकीज़ा और फरहत बख्श होगी, और यहाँ गुनाह और जुल्म की जिंदगी गुजारी होगी तो वहां दुख ही दुख होंगे और चैन ना मिलेगा। बेदुखान, ये मौजूदा जिंदगी तो महदूद है जिसके खत्म करने की तुम मुझे धमकी देते हो, मगर मौत के बाद शुरू होने वाली जिंदगी गैर महदूद है। बेदुखान, मौत का वक्त मेरे खुदावंदे कुद्दूस की तरफ से मुकर्रर है और ये अटल है। मौत से फरार नहीं, उसे कोई टाल नहीं सकता। जब मौत का वक्त आता है तो उसमें एक लम्हे की कमी बेशी नहीं की जा सकती। बेदुखान, हर जी रूह के लिए मौत है और मौत का वक्त किसी को पहले से मालूम नहीं होता, और ना ही ये मालूम होता है कि मौत किस सरजमीन में किस हालत में वाक़े होगी। ताहम हम मुसलमानों का ये ईमान है कि बेहतरीन मौत वही शुमार होती है जो खुदा की राह में जिद्दोजहद करते हुए वाक़े हो। बल्कि मुसलमानों का तो ये ईमान है कि खुदा की राह में मरने वाले कभी मरते ही नहीं, वो जिंदा रहते हैं। जिंदगी के अंदर अच्छे बुरे जो भी काम किए जाते हैं उनका अच्छा या बुरा फल जिस रोज इंसान को मिलेगा, हमारे यहाँ उसे कयामत कहकर पुकारा जाता है। यहाँ तक कहने के बाद दम लेने के लिए शहाबुद्दीन रुका था और फिर पहले की निस्बत ज्यादा होलनाक लहजे में बेदू खान को मुखातिब करते हुए बोल उठा था। बेदू खान, तू अपने बादशाह के सालारों में से एक है और तुझे बादशाह का सालार होने पर बड़ा फख्र और घमंड होगा। तूने मुझे मौत की धमकी दी है, पर एक बात याद रख, कसम खुदावंदे कुद्दूस की, जब हमारा दुश्मन के साथ टकराव होता है और अगर हम अपने खुदावंदे कुद्दूस पर भरोसा और यकीन करते हुए दुश्मन का सामना करें और अपने अंजाम को खुदा पर छोड़ दें तो बेदू खान, जिंदगी हमारे पीछे भागती है और मौत हमारे आगे आगे फरार इख्तियार करती है। तू मुझे मौत की धमकी देता है, यह भी तो मुमकिन है तेरी मौत मेरे हाथों हो जाए, और ये नामुमकिन नहीं। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से बेदू खान ताव खा गया था। एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार बेनयाम की, उसे अपने सामने लहराया, फिर धमकी आमेज अंदाज में कहने लगा, तू मुझे मौत की धमकी देता है? मैं तुझे उस वक्त तक इस कमरे से निकलने नहीं दूंगा जब तक तू हमारे बादशाह के सामने सजदे के अंदाज में ताजीम अदा नहीं करता। अब तक जो तूने गुफ्तगू की है वो हम सब सालारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और मैं अपने साथी सालारों से मशवरा करने के बाद ही तुम्हारे साथ गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बेदू खान की उस गुफ्तगू से शहाबुद्दीन मजीद बरहम और बराफरोख्ता हो गया था। एक झटके से उसने अपनी तलवार बेनयाम कर ली थी। ये वो तलवार थी जो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसकी मां ने उसे दी थी। वो एक भारी भरकम तलवार थी, फल खूब चौड़ा खमदार था, चमक ऐसी सैकल शुदा के आंखों को खीरा करती थी। फिर शहाबुद्दीन ने अपनी तलवार को अपने सामने लहराया और बेदू खान को मुखातिब करके कहने लगा, बेदू खान, तुमने तलवार बेनयाम करके मुझ पर मौत की तरह वारिद होने का ऐलान किया है। जरा मेरी तलवार की तरफ भी देख। कसम जमीन और आसमान के पैदा करने वाले रब की, कसम उस खुदा की जिसने हमारे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहक बनाकर मबूस किया, और कसम मुझे काबा के रब की, तू जरा मेरे सामने आ। मेरी तलवार की चमक में तुझे मौत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर तू अपने आप को ऐसा ही सूरमा समझता है तो आ, मेरे साथ टकरा, फिर देखते हैं मेरी मौत तेरे हाथों होती है या तू मेरे हाथों जलीलो ख्वार होकर यहाँ जमा होने वाले सब लोगों के सामने अपनी गर्दन को पशेमानी और खजालत में खम करके खड़ा होता है। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब गौर खान के दरबारियों में से एक ढली हुई उम्र का शख्स उठा। अपनी नशिस्त से उठने के बाद वो शहाबुद्दीन के पास आया और उसे समझाने के अंदाज में कहने लगा, तू अभी नौजवान और नौ उम्र है, जज्बात में डूबकर गुफ्तगू ना कर। बेदू खान जिससे तू मुखातिब है ये हमारे बादशाह का होने वाला दामाद है। बादशाह की वो छोटी बेटी जो अपनी माँ, बड़ी बहन और बहनोई के दाएं जानिब बैठी हुई है, उसका नाम कैरिश है। ये बेदू इसी का मंगेतर है। लिहाजा दरबार में जिस अंदाज में तू इससे गुफ्तगू कर रहा है ऐसी गुफ्तगू ना कर, इसलिए कि गौर खान तेरे लिए कोई नामुनासिब फैसला भी दे सकता है। इस मौके पर मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि चुपचाप अपनी तलवार नयाम में कर लो। तुम्हारे ऐसा करने से शायद बेदू खान भी ठंडा हो जाए और वो भी अपनी तलवार को नयाम में ले जाए और मामला यहीं पर रफा दफा हो जाए। यह भी सुन के बेदू खान हमारे बादशाह का भतीजा भी है। ये कहने के बाद वो बूढ़ा पलटा और जिस नशिस्त से उठा था उसी पर दोबारा जाकर बैठ गया। शहाबुद्दीन किसी रद्द अमल का इजहार करना ही चाहता था कि बेदू खान गौर खान को मुखातिब करके कहने लगा, मुझे इजाजत दी जाए कि मैं भरे दरबार में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के इस सफीर के तमर्रुद को साफ और इसकी कजरवी को सीधा और इसके घमंड को उस्तवार करके रख दूं। मैं इस पर साबित करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर हमारा कोई और लश्कर दरियाए आमू के उस पार कार्रवाई करता है तो ये लोग उस लश्कर की राह नहीं रोक पाएंगे।
इस नौजवान को यह भी बता दिया जाए कि दरियाए आमू को पार करके इनके इलाकों में हमारे जिस लश्कर ने तबाही और बर्बादी का खेल खेला था, मस्जिदें गिराई थी, मकतब वैरान किए थे, उस लश्कर की कमानदारी मैं कर रहा था। जरा इस भरे दरबार में मुझे इससे तैगजनी का मुकाबला करने की इजाजत दी जाए। बेदू खान के उन अल्फाज पर खिता के तुर्कों का सुल्तान गौर खान मुस्कुराया, तौसीफी अंदाज में बेदू खान की तरफ देखा। उसके बाद शहाबुद्दीन मसूद की तरफ देखते हुए उसे मुखातिब किया। जो कुछ बेदू खान ने मुझसे मुतालबा किया है तुमने भी सुना है, क्या तुम इससे तैगजनी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? शहाबुद्दीन के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर गौर खान को मुखातिब करके कहने लगा, यह शख्स मुझे शक्ल से ही कोई अच्छा तैगजन नहीं लगता। अगर आपने मेरा तैगजनी का मुकाबला किसी से कराना ही है तो फिर आपकी ममलुकत का जो सबसे अच्छा, बेहतरीन और नायाब और बेनजीर किस्म का तैगजन है उसे मेरे मुकाबले पर लाइए, ताकि मुझे भी एहसास हो कि मेरे साथ तैगजनी का मुकाबला करने के लिए कोई शख्स उतरा है जो मेरे लिए नुकसान का बाइस भी बन सकता है। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन जब रुका तो गौर खान की छोटी और हसीन बेटी कैरिश बरहमी का इजहार करते हुए बोली, बेदू खान हमारी ममलुकत के चंद उम्दा तरीन तैगजनों में से एक है। ऐसी गुफ्तगू करके तुम इसकी तौहीन कर रहे हो। कैरिश जब खामोश हुई तब मुस्कुराते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, मुझे बताया गया है कि तुम गौर खान की बेटी हो और इस बेदू खान की मंगेतर भी हो। अगर तुम कहती हो कि यह अच्छा तैगजन है तो मैं इसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर बेदू खान भी खुश हो गया था, जबकि गौर खान के चेहरे पर भी बड़ा सकून था। दरबार में उस वक्त जिस कदर लोग बैठे हुए थे वो सब भी जुस्तजू भरे अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखने लगे थे। अपनी नशिस्त से उठकर बेदू खान जब शहाबुद्दीन की तरफ बढ़ा तब उसकी मंगेतर और गौर खान की छोटी बेटी कैरिश उसे मुखातिब करके कहने लगी, बेदू खान, मैं समझती हूँ ये तुम्हारे सामने ज्यादा देर नहीं निकाल सकेगा, लिहाजा इसे जख्मी करने की कोशिश न करना। ये एक सफीर है, इसके लिए हाथ जरा हल्का रखना ताकि ये सही सलामत अपने सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंच सके। कैरिश के उन अल्फाज पर बेदू खुश हो गया था। घमंड और तमर्रुद का इजहार करते हुए शहाबुद्दीन के सामने आया। उसकी आमद तक शहाबुद्दीन भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था। शहाबुद्दीन के पास आकर धाड़ते लहजे में बेदू खान ने उसे मुखातिब किया, इस दरबार में दाखिल होने के बाद तूने दो बड़ी गलतियां बल्कि गुनाह किए हैं। पहला यह कि तूने सजदे के अंदाज में झुककर हमारे बादशाह गौर खान को ताजीम नहीं दी। तुमने दूसरी गुस्ताखी ये की है कि हमारे बादशाह गौर खान के सामने यह दावा किया कि अब हमारा कोई लश्कर दरियाए आमू को पार करके तुम्हारे इलाकों पर हमलावर हुआ तो वो लश्कर वापिस नहीं आएगा, और तुमने दावा किया कि तुम खुद उस लश्कर से टकराओगे और वापिस नहीं आने दोगे। सुनो, इससे पहले भी मैं लश्कर के एक हिस्से के साथ दरियाए आमू को पार करके तुम्हारी सरजमीनों में दाखिल हुआ था। अब भी चंद दिन का वक्फा डालकर फिर दाखिल होऊंगा ताकि तुम्हें मेरा मुकाबला करने का मौका मुयस्सर आ सके। रही बात इस मुकाबले की, तो मैं पहले ही बताए देता हूं कि तुम ज्यादा देर तक मेरे सामने नहीं ठहर सकोगे। लम्हों के अंदर मैं तुम्हारी हालत बेखानुमा तुजूर, दुख के खूनी सायों और बूंद बूंद को तरसते शजर से भी बदतर बनाकर रख दूंगा। जब तक बेदू खान बोलता रहा, शहाबुद्दीन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। जब वो खामोश हुआ तब वो पुरजोश अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, बेदू खान, ये तलवार का खेल है। ये तो वक्त बताएगा कि तुम मुझे जेर करते हो या मेरी तलवार की नोक तुम्हारी गर्दन को नापती है। बेदू खान, मैं किपचाक तुर्क हूं और तुम जानो हमें विरसे में इस तलवार के सिवा कुछ मिलता भी नहीं है। रही बात तुम्हारी धमकी की, तो जरा मुझसे टकरा कर देखो, फिर वक्त बताएगा कामयाबी किधर का रुख करती है, बदनामियां और रुसवाइयां किसके दामन में आती हैं। पर एक बात याद रखना बेदू, तुम जैसे जैतून के पत्तों पर बिजलियां गिराने वाले इब्लीस की उम्मत के नुमाइंदे और नफरतों और बदी की दलाली करते गलीज गुमाश्ते मैंने बहुत देख रखे हैं। वक्त जाया ना कर, आ मुझसे टकरा, फिर मेरे तेरे टकराव का अंजाम यहाँ सब बैठे लोग देखें। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से बेदू खान ताव खा गया था। फौरन अपनी तलवार को हरकत में लाया और अंधेरे के नकाब में जोश मारती हिद्दतों, चढ़ती जवानी का रक्स करते समंदर के खुरूज की तरह आवाजें निकालता हुआ टूट पड़ा था। शहाबुद्दीन ने पहले बेदू के हमले को रोकना शुरू किया, साथ ही साथ उसने अजीब से अंदाज में तकबीरें भी बुलंद करना शुरू कर दी थी। चंद बार बेदू के हमलों को रोकने के बाद शहाबुद्दीन एकदम जारहियत पर उतर आया था। अब वो बेदू खान पर इंतहा दर्जे के खतरनाक वार करने लगा था। दोनों कुछ देर तक उजाड़पन के झकड़ों की तरह एक दूसरे से टकराते रहे। शुरू में बेदू खान नफरत के खोलते अलमियों और शर की इंतहा पसंदी और किसी सहरा किसी दश्त की बढ़ती हिद्दत की तरह बढ़ चढ़कर हमले करता रहा, लेकिन जब शहाबुद्दीन ने उस पर उससे भी ज्यादा होलनाक और खतरनाक वार करने शुरू किए, तब बेदू खान को शहाबुद्दीन की तलवार के अंदर अपने लिए खतरे ही खतरे, खदशे ही खदशे दिखाई देने लगे थे।
इसलिए कि बेदू खान जहां शहाबुद्दीन पर एक वार करता था, वहां उतनी ही देर में शहाबुद्दीन उस पर 3 वार करने में कामयाब हो जाता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेदू खान के अंदर थकावट और बेजारी के आसार नमूदार होने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के हमलों में कोहिस्तानों की बढ़ती वैरानियों की तरह हमलों की तेजी और वार करने का जोश बढ़ता चला जा रहा था। फिर दरबार में बैठे हुए सारे लोगों ने देखा कि शहाबुद्दीन के तेज हमलों के सामने बेदू के कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसकी हालत देखते हुए गौर खान, उसके सारे अजीजो अकारिब, सालार और दरबारी संजीदा हो गए थे। तशवीशनाक अंदाज में बेदू की तरफ देख रहे थे, जबकि लम्हा बा लम्हा शहाबुद्दीन के सामने बेदू की हालत अब बोसीदा होते नकूश सन्नाटों की छाओं में मायूसियों के लम्हों से भी ज्यादा अबतर होना शुरू हो गई थी। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि शहाबुद्दीन पहले की निस्बत भी पुरजोश अंदाज में बढ़ चढ़कर हमलावर हो रहा था और उसके हमलों में तेजी आ चुकी थी। दूसरी तरफ बेदू खान पूरी तरह थकावट महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि शहाबुद्दीन अब उसे अपने आगे आगे धकेलने लगा था और बेदू खान उल्टे पांव पीछे हटता हुआ अपना दिफा करते हुए अपना आप बचाने और दरबार के अंदर अपनी इज्जत का भरम रखने की कोशिश करने लगा था। बेदू खान को उल्टे पांव भगाता हुआ शहाबुद्दीन एक बार उसे उस शाह नशीन के करीब लाया जिसके करीब गौर खान, उसकी बीवी, बेटियां और दामाद बैठा हुआ था। वहां आकर शहाबुद्दीन जोरदार अंदाज में चिल्लाया, बेदू खान संभल। बेदू खान की समझ में कुछ न आया था कि शहाबुद्दीन क्या करने लगा है। उसके बाद शहाबुद्दीन ने फिजा में थोड़ी सी जस्त लगाई थी। फिर जब उसने जोरदार अंदाज में बेदू खान की तलवार पर अपना वार किया था तो बेदू खान की तलवार को शहाबुद्दीन की तलवार काटती चली गई थी। बेदू खान की तलवार कटकर जमीन पर गिर गई थी। दस्ता उसके हाथ में पकड़ा रह गया था। उसी लम्हे शहाबुद्दीन ने अपनी तलवार की नोक बेदू खान की गर्दन पर रख दी। फिर तहक्कुम आमेज अंदाज में उसे कहने लगा, हाथ में ये पकड़ा हुआ दस्ता भी जमीन पर फेंक दो, वरना याद रखना मेरी तलवार की नोक में ऐसी तेजी आएगी कि तेरी गुद्दी को छूती चली जाएगी। बेदू खान सहम गया था। उसका रंग पीला हो गया था। हाथ में पकड़ा हुआ अपनी तलवार का दस्ता फौरन उसने फेंक दिया। उसके दस्ता फेंकने के साथ ही पलक झपकने में शहाबुद्दीन ने अपनी तलवार अपने बाएं हाथ में ले ली, अपना दायां हाथ बेदू खान की पेटी में डाला, एक बार फिर जोरदार अंदाज में तकबीर बुलंद की। फिर एक ही हाथ से उसने बेदू खान को उठाकर फजा में मुअल्लक कर दिया। थोड़ी देर तक उसे फजा में लहराता रहा। फिर उसे गौर खान के कदमों में फेंकते हुए वो पीछे हट गया। धीमे लहजे में कहने लगा, क्या ये है वो तैगजन जिससे मुतल्लिक आपकी बेटी ने दावा किया था कि आपकी सल्तनत के चंद उम्दा तैगजनों में से एक है? जैसी तैगजनी इसने की है, इससे बेहतर तैगजनी तो हमारे यहाँ की औरतें कर लेती हैं। शहाबुद्दीन मसूद ने जिस वक्त ये कलमात अदा किए, उसी वक्त गौर खान के लश्करों का सिपह सलार तानी को अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ले गया। फिर कहने लगा, अपनी जबान को अपने मुंह के अंदर संभाल कर रखो। जो कलमात तुम अदा कर रहे हो वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ज्यादा फैलोगे तो तुम्हारी गर्दन कट भी सकती है। शहाबुद्दीन ने खा जाने वाले अंदाज में तानिको की तरफ देखा। फिर कहने लगा, तुम्हारे मुतालिक मुझे बताया गया है कि तुम सिपह सलारे आला हो। बेदू खान तो हार चुका है। अगर तुम्हें कोई शक और शुबा हो तो तैगजनी का मुकाबला करने के लिए तुम भी आ जाओ। तुम्हारी हालत बेदू खान से भी बदतर ना कर दी तो फिर मेरा नाम तब्दील करके मुझे मेरे सुल्तान की तरफ भेज देना। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से तानिको शर्मिंदा सा हो गया था। जवाब तलब से अंदाज में गौर खान की तरफ देखने लगा था। गौर खान ने हाथ के इशारे से जब उसे बैठने के लिए कहा तो तानिको बल खाता हुआ अपनी जगह पर बैठ गया। फिर गौर खान ने शहाबुद्दीन को मुखातिब किया, मैं समझता था कि तुम सिर्फ एक सफीर हो और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने तुम्हें सफीर बनाकर मेरी तरफ भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम एक उम्दा, लाजवाब और बेमिसाल तैगजन हो। बेदू खान को तैगजनी में अपने सामने जेर करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम उन चंद तैगजनों में से हो जो हालात का रुख बदलने की ताकत और कुव्वत रखते हैं। पहले यह बताओ कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्कर में तुम्हारी क्या हैसियत है? शहाबुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्कर में मेरी हैसियत यह है कि मैं उसके लश्कर का एक कमतर कारकुन और लश्करी हूं। बस इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं। गौर खान ने कुछ सोचा, फिर फैसला कुन अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, अगर ये बात है तो जो पैगाम तुम्हें अलाउद्दीन ने दिया था वो तुम पहुंचा चुके। अब तुम जा सकते हो। वापिस जाकर अलाउद्दीन से कहना कि खिराज की रकम उसके जिम्मे है, उसकी अदायगी कर दे, वरना आने वाले दौर में वो ऐसी तबाही और बर्बादी देखेगा कि उसके पास पिछतावे के अलावा कुछ ना रहेगा। गौर खान के उन अल्फाज का शहाबुद्दीन ने कोई जवाब ना दिया और गौर खान के दरबार से निकल गया था। उसके जाने के बाद बेदू खान अपनी जगह पर उठा, अपने कपड़े झाड़े, एक अफसुर्दा सी निगाह उसने अपनी कटी हुई तलवार पर डाली। फिर गौर खान को मुखातिब करके कहने लगा, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का ये सफीर भरे दरबार में मेरी तौहीन,
मेरी बेइज्जती का बाइस बना है। मैं इसे बचकर वापस नहीं जाने दूंगा। अपनी ही सरजमीनों में इसे लहू में नहला कर रख दूंगा। उसके साथ ही बेदू खान जहां से उठा वहीं जाकर बैठ गया था। यहां तक कि गौर खान ने उसे मुखातिब किया, बेदू खान, वो सफीर की हैसियत से यहां आया है। सफीर की यह हालत करना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि हमारे सफीर और हमारे नुमाइंदे भी खिराज तलब करने के लिए अलाउद्दीन के पास जाते रहते हैं। इस बिना पर सफीर से बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। तहम तुम उससे इंतकाम लेना ही चाहते हो तो फिर अपने कुछ आजमूदाकार लश्करियों को उससे आगे आगे रवाना कर दो, जो दरियाए आमू के पुल के करीब उसकी राह रोकें, उस पर हमलावर होकर उसे जख्मी करें और उसे जख्मी करने के बाद उसके घोड़े को मार भगाकर पुल के पार कर दें और उसको इतना जख्मी करें कि अपने इलाकों में दाखिल होने के बाद कुछ दूर तक ये सफर करने के काबिल रहे, उसके बाद अपनी जान से हार बैठे। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर उसके जख्मी होने या मारे जाने के जवाज में हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे यहां से बिल्कुल सलामत गया था और दरियाए आमू के पुल के पार उस पर कोई हमलावर हुआ और उसकी जान के दर पे हो गया। इसमें हम या हमारा कोई लश्करी मुलव्विस नहीं है। गौर खान के अल्फाज सुनकर बेदू खान खुश हो गया था और फिर वो अपनी जगह से उठा और दरबार से निकल गया था। उसके जाने के बाद हसीन और खूबसूरत कैरिश की बड़ी बहन और गौर खान की मंजली बेटी बड़े गौर से गौर खान की तरफ देखते हुए एहतजाज भरे अंदाज में बोल उठी, वालिद मोहतरम, अक्सर व बेशतर मौके पर मैंने देखा कि आपने हमेशा अच्छे तैगजनों की कदरदानी की, जुर्रतमंदी और बहादुरी का मुजाहिरा करने वालों को खूब नवाजा, लेकिन आज आपका रवैया देखते हुए मुझे बेहद दुख और सदमा हुआ था। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सफीर, जिसने अपना नाम शहाबुद्दीन मसूद बताया था और जिसने हमारे भरे दरबार में बेहतरीन बहादुरी और जुर्रतमंदी और इस्तक़लाल और उलुल अज़मी और एक उम्दा हौसलामंदी का मुजाहिरा किया, इनाम देने की बजाय एक तरह से आपने उसे धुतकार कर निकाल दिया। वालिद मोहतरम, चाहिए तो यह था कि आप उसे जीप भर कर इनाम और इकराम से नवाजते, उसकी जुर्रतमंदी, उसकी दलेरी की हौसला अफजाई करते, उसकी ताकत और कुव्वत का एतराफ़ करते, लेकिन ऐसा करने की बजाय आपने बेदू खान को इजाज़त दे दी कि वो उसे दरियाए आमू के पुल के करीब जख्मी करके उसे उसके इलाकों की तरफ धकेल दे। क्या एक अच्छे तैगजन, एक लाजवाब जंगजू के साथ ऐसा करना, ऐसा रवैया रखना इंसाफ पर मबनी है? जोजन की उस गुफ्तगू पर उसकी छोटी और खूबसूरत बहन कैरिश, जो बेदू खान की मंगेतर थी, बड़े गौर और नापसंदीदगी के से अंदाज में जोजन की तरफ देख रही थी। उस मौके पर उसकी आंखों में शिकवे ही शिकवे और सवाल ही सवाल थे। शायद वो अपनी बहन को मुखातिब करके कुछ कहती कि उससे पहले ही गौर खान बोल उठा था, जोजन मेरी बेटी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। भरे दरबार में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के इस सालार ने तैगजनी के मुकाबले में बेदू खान को नीचा दिखाया है, उसकी बेइज्जती और उसकी तौहीन का बाइस बना है। अब बेदू खान ने अपनी उस बेइज्जती का इंतकाम तो लेना है। मेरी बच्ची, ये भी याद रखो, बेदू खान सिर्फ मेरा भतीजा ही नहीं, तुम्हारी छोटी बहन कैरिश का मंगेतर भी है। इस बिना पर उसकी बात को टाला नहीं जा सकता। गौर खान जब खामोश हुआ तब अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए जोजन बोल उठी, वालिद मोहतरम, मैं आपकी इस तोहजी से इत्तेफाक नहीं करती। कल को अगर बेदू खान जिद करेगा कि आप तख्तो ताज से अलहदा हो जाएं और वो तख्तो ताज का मालिक बनना चाहता है, तो क्या आप ऐसा कर गुजरेंगे? जोजन के उन अल्फाज पर गौर खान चौंक उठा था। अजीब सी शर्मिंदगी के एहसास में लम्हा भर के लिए उसने अपनी बेटी जोजन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो बेटी? अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सफीर भरे दरबार में बेदू खान की बेइज्जती का बाइस बना, तो क्या बेदू अपनी उस बेइज्जती के जवाब में खामोश रहे और किसी रद्द अमल का इजहार ना करे? गौर खान के उन अल्फाज के जवाब में जुर्रतमंदी का मुजाहिरा करते हुए उसकी बेटी जोजन फिर बोल उठी थी, बाबा, बेदू खान खुद रीछ की मकरू खड़खड़ाहट का इजहार करते हुए उस सफीर के साथ तैगजनी का मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ था, पर मुकाबले के दौरान आपने देखा कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का वो सफीर कैसे रादो बर्क की तूफानी योरिश की तरह हमलावर हुआ और बेदू की सारी बुलंदियों को पस्तियों में तब्दील करके रख दिया। जब वो सफीर बेदू खान पर तेज हमले कर रहा था तो बेदू खान की जबान में कांटे और हल्क में फंदे पड़ गए थे। मुकाबला हारने के बावजूद जो आपने उसे उस नौजवान की राह रोकने और उसे जख्मी करने की इजाजत दे दी है, तो मेरे बाप, आपके इस फैसले से बेदू खान बेजमीरी के ज्यादा ख्वाब देखना शुरू कर देगा, जो हमारे लिए मुज़िर भी साबित हो सकते हैं। गौर खान ने जोजन की उस गुफ्तगू को नापसंद किया था। कहने लगा, बेटी, बेदू खान मेरा भतीजा होने के साथ हमारी ममलुकत का बेहतरीन सालार है और फिर आने वाला सफीर मुसलमान है। तुम दोनों से यकसा सलूक की तवक्को तो ना रखो। गौर खान मजीद कुछ कहता कि उसकी बात काटते हुए जोजन बोल उठी, बाबा, अगर ये बात है और अगर आप मुसलमानों को अपने आप से कमतर ख्याल करते हैं
तो मेरा रिश्ता आपने समरकंद के हाकिम उस्मान खान के साथ क्यों तय कर दिया है? गौर खान ने घूरकर जोजन की तरफ देखा और कहने लगा, अभी रिश्ता देने का वादा किया है, रिश्ता दिया नहीं है, जिससे मैं किसी भी वक्त इनकार कर सकता हूं। गौर खान शायद उस मौके पर मजीद अपनी बेटी जोजन के साथ उलझना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने दरबार बर्खास्त कर दिया था। शहाबुद्दीन मसूद अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए जब दरियाए आमू के पुल के करीब आया तो अचानक एक तरफ से कुछ सवार नमूदार हुए और उसकी राह रोक खड़े हुए। ये सूरत हाल देखते हुए शहाबुद्दीन ने फौरन अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे रोक दिया था। राह रोकने वालों में से एक उसे मुखातिब करते हुए बोल उठा, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सफीर, हमारे बादशाह गौर खान को ताजीम ना देने और बेदू को शिकस्त देने के बाद तुम यूं सही सलामत तो अपने इलाकों में नहीं जा सकते। हम तुम्हें इस कदर जख्मी करेंगे कि अपने मरकजी शहर तक ना पहुंच सको, रास्ते ही में दम तोड़ दो। उसकी उस गुफ्तगू से शहाबुद्दीन खोल उठा था। आतिशी लहजे में मुखातिब करके कहने लगा, सफ दर सफ, कतार दर कतार मेरी राह रोकने वालों, तुम जैसे अंधेरे की बुकल में छुपे कर्ब खेज खरखराहट देने वाले खूक मैंने बहुत देख रखे हैं। मेरी राह छोड़ दो वरना मौत से हम किनार हो जाओगे। राह रोकने वालों में से एक फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सफीर, वक्त की तेज रफ्तारी में तुझ जैसे नौजवान जो कहर भरे झक्कड़ होने का दावा करते हैं वो हमने भी बहुत देख रखे हैं। हम तो यहाँ तेरी हालत लहद में उतरती शब्द से भी भयानक बनाकर रखेंगे। शहाबुद्दीन और ज्यादा खोल उठा। तलवार बेनियाम करके उसने ढाल पर भी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। फिर पहले से भी ज्यादा होलनाक लहजे में बोल उठा, मुझे अपने मरकजी शहर ख्वारज़म हर सूरत में पहुंचना है, चाहे मुझे तुम्हारे जिस्मों के चीथड़े उड़ाकर भी आगे ना बढ़ना पड़े। मेरी राह छोड़ दो वरना थोड़ी देर तक तुम देखोगे तुम्हारी हालत मैं शहर बदर हकीकतों और मंजिल के आखिरी नोहे से भी बदतर करता हुआ आगे निकल जाऊंगा। यहां तक कहते कहते शहाबुद्दीन मसूद को रुक जाना पड़ा था, इसलिए कि अचानक उसी समत से जिस समत से राह रोकने वाले नमूदार हुए थे, तीरों की तेज बाढ़ किसी ने मारी थी। उन तीरों की वजह से राह रोकने वालों में से कई एक छलनी होकर अपने घोड़ों से गिर गए थे, बाकी अभी तजब्जुब और परेशानी की हालत ही में थे कि एक बार फिर तीरों की बाढ़ आई। जो अभी तक घोड़ों पर बैठे थे वो भी जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। ये सूरत हाल शहाबुद्दीन मसूद के लिए बड़ी गैर मुतवक्के थी। वो कभी अपने सामने राह रोकने वालों की लाशों को देखता था और कभी अपने दाएं जानिब देखता था जिधर से 2 बार किसी ने तीरों की बरसात की थी। शहाबुद्दीन अजीब शशोपंज की हालत में खड़ा था। उसके सामने राह रोकने वालों की लाशें पड़ी थी और उनके घोड़े इधर उधर बिदके फिर रहे थे। उसकी निगाहें बार बार उस समत उठ जाती थी जिधर से तीरों की बरसात हुई थी। अचानक वो चौंक उठा, इसलिए कि दाएं जानिब जो कोहिस्तानी सिलसिला था उससे कई नौजवान उसे नीचे उतरते दिखाई दिए। उन सब के कंधों से कमाने और पुष्ट पर तरकश लटक रहे थे। शहाबुद्दीन के करीब आकर उनमें से एक बड़ी हमदर्दी और अपनाइयत में शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने मसूद, रुको नहीं, अपनी मंजिल की तरफ निकल जाओ। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। दरियाए आमू का पुल आगे बिल्कुल करीब है। मरने वालों के घोड़ों को भी अपने आगे आगे हाँकते हुए ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। शहाबुद्दीन अभी तक आने वालों की तरफ बड़े गौर से देख रहा था। उसे मुखातिब करने वाला जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन जुस्तजू भरे अंदाज में बोल उठा, साहिबो, क्या मैं जान सकता हूं तुम लोग कौन हो? क्यों मेरी मदद करने के लिए आए हो? और शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि जो पहले उससे मुखातिब हुआ था वही कहने लगा, ये फजूल सवाल है, इससे तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। बस यूं जानो, हमें किसी ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है और जिसने हमें भेजा है वो एक इंतहाई मोतबर और मुअज़्ज़ज़ हस्ती है। उसकी गुफ्तगू ने शहाबुद्दीन को मजीद जुस्तजू में डाल दिया था, लिहाजा बड़ी नरमी से उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज मेहरबानों, क्या मैं अपने उस मोहसिन और अपने उस मुरब्बी का नाम जान सकता हूं जिसने तुम्हें मेरी मदद के लिए रवाना किया है? शहाबुद्दीन को मुखातिब करने वाले के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर वो कहने लगा, फिलहाल हम उसका नाम तुमसे नहीं कह सकते, इसलिए कि हमारे लिए यही हुक्म है। हम तुमसे मजीद गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। हमारे घोड़े कोहिस्तानी सिलसिले के उस तरफ खड़े हैं और हमें फिलफोर वापस जाना है। इनकी लाशें यहीं पड़ी रहेंगी ताकि गौर खान के भतीजे बेदू खान को खबर हो जाए कि तुम्हारी राह रोकने के लिए उसने जिन नौजवानों को भेजा था उनका खात्मा कर दिया गया है। अब तुम जाओ, हम तुमसे मजीद गुफ्तगू नहीं करेंगे। उसके साथ ही वो मुड़े भागते हुए कोहिस्तानी सिलसिले पर चढ़े, फिर दूसरी समत उतर गए थे। जब वो शहाबुद्दीन की आंखों से ओझल हो गए तब शहाबुद्दीन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। मरने वालों के सब घोड़ों को उसने अपने आगे आगे लगाया और तेजी से हाँकता हुआ वो दरियाए आमू का कश्तियों का पुल अबूर कर रहा था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने मरकजी शहर ख्वारज़म के नवाह में मुस्तकर के वस्त में खुले मैदान के अंदर नए भर्ती किए जाने वाले लश्करियों की तरबियत का बगौर जायजा ले रहा था। उस मौके पर उसके सालार और वुज़रा के अलावा कुछ उमराए सल्तनत भी उसके हमरा थे। लश्करियों की तरबियत के मंजर को देखते हुए अलाउद्दीन अचानक चौंक सा पड़ा
इसलिए कि एक तरफ से शहाबुद्दीन अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आया था। सुल्तान के पास आकर वो अपने घोड़े से उतरा, बुलंद आवाज में सलाम किया, फिर सबसे उसने पुरजोश मुसाफा किया। उस मौके पर जुस्तजू भरे अंदाज में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उसे मुखातिब किया, मेरे अजीज, क्या अखलात से तू हमारे लिए अच्छी खबर लाया है? जवाब में शहाबुद्दीन ने गौर खान के दरबार में होने वाली सारी गुफ्तगू से अलाउद्दीन को आगाह कर दिया था और अलाउद्दीन शहाबुद्दीन की उस कारगुजारी पर थोड़ी देर मुस्कुराता रहा, उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, तूने अपने अमल, अपनी तैगजनी से यकीनन गौर खान, उसके सालारों और लश्करियों पर एक अच्छा बल्कि खौफनाक तासुर छोड़ा है। अब तूने जो ये बताया है कि बेदू खान, जो गौर खान का भतीजा भी है, वही दरियाए आमू को पार करके हमारे इलाकों पर हमलावर हुआ था और वो फिर ऐसा करेगा, तो उसका सद्देबाब करने के लिए तुम्हारे पास क्या लाहे अमल है? सुल्तान अलाउद्दीन के खामोश होने पर शहाबुद्दीन बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, जिन इलाकों पर खिता के गैर मुस्लिम तुर्क हमलावर होते हैं, उनकी हिफाजत करना हमारे लिए इंतहाई अहम है। वहां हमें अपना एक खासा बड़ा लश्कर रखना होगा। उस लश्कर के जरिए न सिर्फ हम हमलावर गौर खान के लश्करियों को रोक सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि आने वाले दौर में अगर गौर खान हमारे इलाकों पर चढ़ दौड़ता है, हम पर हमलावर होता है, तो उन इलाकों में जो लश्कर मौजूद होगा वो गौर खान की पेशकदमी को उसकी पसपाई में तब्दील कर सकता है। सुल्तान मोहतरम, अगर किसी दौर में या किसी वक्त गौर खान दरियाए आमू को अबूर करके अपने लश्कर के साथ हमारी सरजमीनों पर हमलावर होता है, तो दरियाए आमू के किनारे हमारे इलाकों में जो हमारा लश्कर मुतय्यन होगा वो दरियाए आमू को अबूर करके गौर खान के इलाकों पर हमलावर हो जाएगा। साथ ही गौर खान को यह भी इतला दे दी जाएगी कि वो तो मुसलमानों के इलाकों में पेशकदमी कर रहा है, जबकि खुद उसके इलाकों में मुसलमान हमलावर हो चुके हैं। ऐसी सूरत में गौर खान पेशकदमी करने की बजाय पसपाई को तरजीह देगा। इब्ने मसूद, जो कुछ तुमने कहा है बज़ाहिर ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन नामुमकिन है, इस पर अमल नहीं किया जा सकता। अब तुम मुझसे ये भी पूछोगे कि ये कैसे नामुमकिन है, क्यों इस पर अमल नहीं किया जा सकता, तो मैं तुम्हारे सामने इसकी भी वजाहत कर देता हूँ। मामला यूं है कि अगर गौर खान दरियाए आमू को अबूर करके हमारे इलाकों पर हमलावर होगा, तो याद रखना दरियाए आमू का पुल तो गौर खान के लश्करियों ही की निगाह में होगा। वैसे भी गौर खान उस पुल को अपनी मिल्कियत ख्याल करता है। अगर गौर खान हमारे इलाकों पर हमलावर होगा तो यकीनन पुल की हिफाजत के लिए भी अपने लश्कर का कोई हिस्सा मुकर्रर करेगा। ऐसी सूरत में हमारा कोई भी लश्कर कैसे पुल को अबूर करके गौर खान के इलाकों में दाखिल होगा, उसके इलाकों में तुर्को ताज तबाही और बर्बादी का खेल ना खेल पाएगा। मोहतरम, ये नामुमकिन नहीं है, बल्कि बड़ा आसान खेल है। गौर खान की पेशकदमी को रोकने के लिए अगर हम उसके इलाकों में घुसकर दूर तक तुर्को ताज करने का इरादा करते हैं, तो इस मकसद के लिए हमें पुल को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक कहते कहते शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अलाउद्दीन बोल उठा, इब्ने मसूद, शायद तुमने दरियाए आमू का कभी बगौर जायजा नहीं लिया। बगैर पुल के उसे अबूर करना इंतहाई खतरनाक बल्कि नामुमकिन है। दरियाए आमू से मुतालिक तुमने ये भी सुन रखा होगा कि ताकतवर से ताकतवर घोड़ा बड़ी मुश्किल से उसे अबूर कर सकता है। हाँ, अगर उस घोड़े की पीठ पर कोई सवार बैठा हो तो फिर घोड़ा दरिया को पार नहीं कर सकता। ये आजमाई हुई बात है जो मैं तुमसे कह रहा हूं। सुल्तान की उस गुफ्तगू से शहाबुद्दीन मुस्कुराया, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, पुल या घोड़े के जरिए दरिया को अबूर करने के अलावा भी बहुत से तरीके हैं। मेरी पहली गुजारिश तो आपसे ये है कि आप मुझे एक लश्कर मुहैया कर दें। मैं उन इलाकों में कयाम करूंगा जहां गौर खान के लश्करी दरियाए आमू को पार करके हमलावर होते हैं और तबाही और बर्बादी का खेल खेलते हैं और लूट मार करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उन्हें ना तबाही का खेल खेलने दूंगा, ना उन्हें लूट मार करने दूंगा, बल्कि उन्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि वो सोच समझकर हमारे इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। अलाउद्दीन मुस्कुरा दिया, कहने लगा, इब्ने मसूद, मैं तुम्हें लश्कर का एक हिस्सा भी मुहैया कर दूंगा, तुम्हें वहां मुतय्यन भी कर दूंगा, लेकिन पहले अपने काम की वजाहत करो। तुम दुश्मन को कैसे रोकोगे, कैसे उन पर जवाबी जरब लगाओगे? शहाबुद्दीन ने अपने होठों पर जबान फेरी, फिर वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, सबसे पहले मुझे खासी तादाद में मशकीज़ें मुहैया किए जाएं। इसके अलावा मुझे कुछ मखसूस तादाद में सुर्ख और हरी झंडियों की भी जरूरत पड़ेगी। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उस मौके पर घूरने के अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखा। पहले इनकी अफादियत बताओ, फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं। शहाबुद्दीन ने फिर अपने होठों पर जबान फेरी, उसके बाद सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जहां तक मशकीज़ों का ताल्लुक है, तो जिस वक्त मैंने अपने साथियों के साथ दुश्मन के इलाकों में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाने या उसकी पेशकदमी को रोकने का इरादा करना होगा, तो मैं इन मशकीज़ों में खुश घास या पराली भर के और मशकीज़ों का मुंह खूब अच्छी तरह बांधकर इनके जरिए अपने साथियों के साथ दरियाए आमू को अबूर कर सकता हूं।
अगर मशकीज़ों के अंदर खूब ठोंस ठोंस कर खुश घास या पराली या ऐसी ही कोई और चीज भर दी जाए और इनका मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया जाए तो फिर इन मशकीज़ों के जरिए बड़ी आसानी के साथ दरिया को अबूर किया जा सकता है। जहां तक हरी झंडियों का ताल्लुक है तो दरिया के किनारे जो मुसलमानों की आबादियां हैं, जहां गौर खान के लश्करी हमलावर होते हैं, वहां मैं कुछ मखसूस घरों का इंतखाब करूंगा जिनकी छतों पर उन हरी सुर्ख झंडियों को लहराने का काम सर अंजाम दिया जाएगा। वो मखसूस लोग अमन की सूरत में अपने घरों के ऊपर सब झंडे लहराते रहेंगे जिनकी इब्तदा दरियाए आमू के पुल की तरफ से होगी, और जब गौर खान के लश्करी दरिया के पुल को अबूर करके हमारे इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बस्ती जो करीब होगी उसके ऊपर जो हरा झंडा लहरा रहा होगा उस जगह सुर्ख झंडा लहरा दिया जाएगा। इस तरह आगे जिस कदर बस्तियां होंगी वो यके बाद दीगरे सुर्ख झंडे लहराती चली जाएंगी, इसलिए कि जब एक बस्ती की छत पर सुर्ख झंडा होगा तो दूसरी बस्ती उसे देखते हुए अपना हरा झंडा नीचे करके सुर्ख झंडा लहरा देगी। इस तरह आखिर तक सुर्ख झंडे लहराते चले जाएंगे जो हमारे लिए इशारा होगा कि दुश्मन हमलावर होने के लिए आ रहा है, और यह इशारा मिलते ही फिर देखिएगा मैं गौर खान के लश्कर पर किस तरह हमलावर होकर उसे अपने इलाकों में घुसने की सजा देता हूं। शहाबुद्दीन जब खामोश हो गया तब अलाउद्दीन थोड़ी देर तक तौसीफी अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, इब्ने मसूद, जो कुछ तुमने कहा है वो काबिल अमल है और इसके जरिए यकीनन हम गौर खान के लश्करियों को न सिर्फ इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर, जैसा कि तुमने कहा है, गौर खान की पेशकदमी को पसपाई में भी तब्दील कर सकते हैं। इब्ने मसूद, ये गुफ्तगू करके तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब मुतमईन रहो, चंद दिन के अंदर ही मशकीज़ें हरी और सुर्ख झंडियों के अलावा तुम्हें दूसरा सारा हरबो जरब का सामान मुहैया कर दिया जाएगा। तुम्हारी मातहती में मैं एक खासा बड़ा लश्कर रखूंगा। लश्करी अब तुमसे काफी मानूस भी हो चुके हैं, वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें चाहते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि गौर खान के लश्करियों के खिलाफ तुम अपने लश्कर से खूब काम लोगे। अब तुम आराम करो, बहुत जल्द तुम्हारे लिए सारे इंतजामात को आखिरी शक्ल दे दी जाएगी और तुम्हें उन इलाकों में मुतय्यन कर दिया जाएगा जहां गौर खान के लश्करी हमलावर होते हैं। उसके साथ ही सुल्तान से इजाजत लेकर शहाबुद्दीन वहां से हट गया था।